हुकूमत जिसकी तलाश में है वो शख्स है जो मसाइल हल करे। थ्योरी देने का क्या फायदा, आओ मैं मसला हल करता हूँ। हर किसी के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, सबको साथ लेकर चलो, एतमाद के साथ आगे बढ़ो। फील्ड की जो फीडबैक है वो सियासतदानों को हमसे कहीं ज्यादा मालूम होती है। हर दिन कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिलता है। अगर मैं आईएएस की तारीफ करूं तो ये हदफ हासिल करना नहीं बल्कि इंसानों का इंतजाम करना है। मुख्तलिफ बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। मुस्तकबिल सिर्फ एक सिविल सर्वेंट से मुतय्यन नहीं हो सकता, ये सियासी हुक्मरानी, सिविल हुक्मरानी और शहरियों का मजमुआ है। अवाम अल्नास मुझसे मोहब्बत करते हैं। बिलीव इन फ्यूचर अमेजिंग मेंटर के एक और शानदार किस्त में खुश आमदीद, जहां हम आपको उन मुतासिर कुन शख्सियात से मिलवाते हैं जिन्होंने सनत, हुक्मरानी और जिंदगियों को नई समत दी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब उनकोर गुप्ता साहब, 1990 बीच के आईएएस अफसर जिन्होंने हरियाणा हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी है। उनका शानदार कैरियर अवामी तमीरात, ज़राअत व किसान फलाह, खुराक व शहरी रसद, सिविल एविएशन और अब महकमा स्टाफ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देने तक फैला हुआ है। 3 दहाइयों से ज्यादा अवामी खिदमत के दौरान उनकी लगन ने हुक्मरानी और इंतजामिया में नुमाया किरदार अदा किया है। हमें फख्र है कि वो आज हमारे साथ हैं और अपनी हैरत अंगेज कहानी उन नौजवानों के साथ शेयर कर रहे हैं जो मुल्क की खिदमत का ख्वाब देखते हैं। खुश आमदीद सर। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये मेरा एजाज है सर। तो हम आपके बचपन से शुरू करते हैं। क्या आप हमें अपने बचपन में ले जा सकते हैं? बचपन में आपके ख्वाब और तहरीक क्या थी? गौरव, मेरी परवरिश एक बहुत ही छोटे शहर में हुई। पहली जमात में ये बात किसी को नहीं मालूम, स्कूल ने मुझे फेल कर दिया था, लेकिन मुझ पर तरस खाते हुए उन्होंने मुझे दूसरी जमात में तरक्की दे दी। इन दिनों आज की तरह तालीमी मेयार नहीं हुआ करते थे। मेरे वालिद ने एक छड़ी ली, मुझे बरहना किया, सड़क पर खड़ा करके मुझे वहां मारा। इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर घंटों मेरे साथ बैठकर मुझे पढ़ाना शुरू किया और इस दिन के बाद मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा अव्वल आया। यहाँ तक कि अगर 99 नंबर भी आते तो वो मेरे लिए एक तबाही होते। मैंने सख्त रास्ता अपनाया, लेकिन मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ आज मैं हूँ वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। अब वक्त बदल गया है, मेयार बदल चुके हैं। मैं नहीं जानता वो दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि डिसिप्लिन, नज्म व ज़ब्त का फल मिलता है। क्योंकि मेरे वालिद इंजीनियर थे, इसलिए मेरा रास्ता भी वही बना। इन दिनों 12वीं जमात नहीं होती थी, प्रेप हुआ करती थी, यानी 11वीं। वहाँ से मैंने मुल्क के टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन मेरा ख्वाब आईएएस ऑफिसर बनने का था, क्योंकि ये मेरे वालिद का ख्वाब था। एक दिन जब मेरे वालिद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बने तो मैंने उनसे पूछा, इसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा, चीफ इंजीनियर, फिर इंजीनियर इन चीफ और उसके बाद सेक्रेटरी। मैंने पूछा, अब कब सेक्रेटरी बनेंगे? उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि सिर्फ आईएएस अफसर ही सेक्रेटरी बनते हैं। ये बात मुझे बहुत चुभ गई। तब मैंने फैसला किया कि मुझे आईएएस बनना है। मेरे इंजीनियरिंग के दौरान एक करीबी दोस्त था। इन दिनों का फॉर्म 30 रुपए में मिलता था। गौरव, अगर हमारे बचपन में 1.5 रुपए होते तो हम खुश होते, क्योंकि 45 पैसे में ब्रेड पकौड़ा आ जाता था, 25 पैसे में चाय और फिर भी 50 पैसे बच जाते। मेरा वो दोस्त रोज रट्टा मारता था, वकाबेवल्ली वकाबेवल्ली वकाबेवल्ली, मुझे आईआईएम जाना है, मुझे आईआईएम जाना है। एक दिन मैंने कहा, भाई मैंने तुम्हारे लिए 30 रुपए में फॉर्म भर दिया है। इसने कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम तो मेरी नकल करते हो। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी नकल कर लेना। किस्मत की बात, मैं मुंतखब हो गया, वो नहीं हो पाया। हालांकि मुझे जवाइन नहीं करना था। मेरे वालिद के इंजीनियरिंग के बीच में, जो उस वक्त टाटा मोटर्स टेल्को से जमशेदपुर के प्रेसिडेंट थे, एक इतवार हमारे घर आए। पूछा, बेटा क्या कर रहा है? वालिद ने कहा, इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली है, आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसे से कॉल आई है, मगर कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, ये इदारा बेहतरीन है, फौरन जवाइन करवाओ। वालिद ने मुझे बुलाया, कहा, लास्ट डेट कब है? मैंने कहा, कल। उन्होंने कहा, जाओ जवाइन करो। इस तरह मैंने जवाइन किया, लेकिन मेरे दिल में आईएएस बनने की आग अब भी रोशन थी। ये सब कुछ
मेरे वालिदैन की बदौलत हुआ। उस वक्त हमें कुछ पता भी नहीं होता था, ना गूगल, ना फोन, ना इंटरनेट। बाद में मैंने MBA किया, मार्केटिंग और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ। मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आ गया। IAS की तैयारी चलती रही। यूं मेरा ये सफर शुरू हुआ। अगर वो वाकया ना हुआ होता जो आपने बताया कि मैंने अपने अबू से पूछा था, इसके बाद क्या, तो क्या आज आप इस कुर्सी पर बैठे होते? और अगर नहीं तो फिर क्या होता? गौरव, अब मुझे जज्बाती कर रहे हो। मेरे वालिद साहब 1992 में रिटायर हुए। 1990 में मैं IAS बना। मैंने कहा, डैड, अब आपको मुझे सर कहना पड़ेगा। गौरव, आज जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की बदौलत हूँ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। बच्चों को क्या मालूम होता है, दुनिया को हम सिर्फ अपने वालिदैन की आंखों से ही देखते थे। IAS तो वो जरूर चाहते थे कि मैं बनूं, लेकिन मेरे लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि IAS बनना कोई गारंटी तो है नहीं। आपको पता है, लाखों लोग इस इम्तिहान में बैठते हैं, लेकिन इस वक्त की बात है, मैं 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ। उस वक्त प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे बेहतरीन इम्तिजाज था इंजीनियरिंग और MBA। ये दोनों मेरे पास थे, वो भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ और मुल्क के बेहतरीन इदारों से। तो मेरे पास एक बैकअप प्लान था। जब मैं से निकला तो मुझे बम्बे में ऑफर मिली, एक मारुति 800, एक फ्लैट और 30,000 रुपए तनख्वाह। बस वही इस जमाने की दुनिया थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आपकी बात के मुताबिक, मिसाल के तौर पर अगर हम अपने वक्त की बात करें तो इस जमाने में वालिदैन को बच्चों को मारने की इजाजत होती थी, और वो वाकई मारते भी थे। ये एक आम रवायत जैसा ही था। अगर कई दिनों तक मार ना पड़ती तो ये जुमला सुनने को मिलता था, लगता है काफी दिनों से मार नहीं पड़ी। लेकिन आज की नस्ल की बात करें तो अब वालिदैन बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मारने से गुरेज करते हैं। तो आपके ख्याल में आने वाली नस्ल के बच्चों को किस तरह कंट्रोल किया जाए, इनमें डिसिप्लिन और तमीज कैसे पैदा की जाए, इस बारे में आपकी क्या राय या मशवरा होगा? गौरव, मारने की बात तो छोड़ ही दो। आज के जमाने में अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ 2 घंटे इंस्टाग्राम से दूर कर दो तो वो आपके जानी दुश्मन बन जाते हैं। तुम मेरे दोस्त नहीं हो जैसे जुमले सुनने को मिलते हैं। बाकी वक्त वो मेरे साथ 6 घंटे इंस्टाग्राम पर ही लगे रहते हैं। हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, लेकिन सच ये है कि आज के बच्चे उन सब चीजों से शायद बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अगर वो किसी लिहाज से बिगड़ रहे हैं तो साथ ही सीख भी रहे हैं। वो अब टैक्स जैसे मामलात में ज्यादा समझदार हो गए हैं। उनके पास पहले से ज्यादा मालूमात, और जैसे जैसे नस्लें आगे बढ़ती हैं, नई नई जिहतें और जाविये सामने आते हैं। क्या सही है, क्या गलत, ये फैसला करने वाले हम नहीं हैं। असल बात यह है कि अब किसी सूरत हाल को कैसे कबूल करते हैं और उसके साथ खुद को कैसे ढालते हैं। अपने UPSC के इम्तिहान की तैयारी कैसे की, और तैयारी के दौरान आपको सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से दरपेश हुए? पहला चैलेंज ये था कि मैं एक बहुत छोटे शहर से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे पास वसाइल की कमी थी, माली तौर पर भी और खास तौर पर किताबों के लिहाज से। मेरा मतलब है, पढ़ने के लिए किताबें तो चाहिए ना, लेकिन मैं इस मामले में बेहद शुक्रगुजार हूँ। अपने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल का नाम तो जरूर सुना होगा। ये इदारा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में डेयरी डेवलपमेंट के मैदान में एक रहनुमा माना जाता है। वो इतने मेहरबान थे कि मुझे बगैर किसी चार्ज के लाइब्रेरी के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी, वो भी बिला हदो हिसाब। मैंने इस लाइब्रेरी का भरपूर फायदा उठाया। चैलेंज बस यही था कि मैं एक छोटे शहर से था, लेकिन मेरे 2 उसूल बिल्कुल वाज़ेह थे। पहला, जो भी करना है अलग करना है। एक आम सी मिसाल देता हूँ। इन दिनों एक खास रियासत में काफी बगावत चल रही थी। जो भी इस पर सवाल लिखता सब एक जैसा ही लिखते, फुला मुसन्निफ ने ये कहा, फुला ने वो कहा। तो मैंने सोचा, हुकूमत को एक ऐसा इंसान चाहिए जो मसला हल करे। थ्योरी देने से क्या फायदा, चलो एक इंजीनियरिंग अप्रोच अपनाते हैं। QED, ये है मसला, मुमकिन हल, इनके नताइज, अच्छाइयाँ बुराइयाँ और फिर QED। मेरे हिसाब से जवाब ऐसा होना चाहिए। दूसरा, मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था, इसलिए मैंने पूरे एहतराम के साथ किसी कोचिंग क्लास में दाखिला नहीं लिया। अब भी मैं मानता हूँ, अगर आज मेरे बच्चे होते तो भी मैं उन्हें किसी कोचिंग सेंटर ना भेजता, क्योंकि वो एक तरह की मास प्रोडक्शन है। एक ही सवाल का अगर 100 बच्चे एक जैसा जवाब लिखें तो फर्ज करें आप एग्जामिनर हैं, 2 सफ़े पढ़कर आप बोर हो जाएंगे। एग्जामिनर को कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ चाहिए होता है, इसीलिए मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की। तीसरा नुक्ता जो मैंने जर्मन और जापानियों से सीखा, हमारे यहाँ कोई इमारत बनानी हो, फर्ज करें गौरव भाई आपको घर बनाना है, तो मिस्त्री को बुला लिया, अगले दिन से हथौड़ी चलने लगती। आधा घर बन चुका होता है, तब याद आता
है कि कील तो यहाँ लगानी थी, वो चीज तो वहाँ रखनी थी, काम उसी तरह चलता रहता है। मगर ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई मंसूबा 24 महीने का है तो इसमें से 18-20 महीने सिर्फ मंसूबा बंदी पर लगा देते हैं कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, पहले से तय कर लेते हैं। इसीलिए मैंने भी कोई 5 महीने तक पढ़ाई नहीं की, बस अपनी नोटिस की फहरिस्त बंदी इंडेक्सिंग करता रहा। काका, अगर मैं रात को 1:30 बजे पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ रेफरेंस चाहिए हो तो मुझे फौरन पता हो वो कहाँ है, कहाँ से मिलेगा, मुझे ढूंढने में वक्त जाया ना हो। तो सिर्फ नोटिस की इंडेक्सिंग ही नहीं, बल्कि अगर 5 महीने बाद भी गोरो तुम मुझसे पूछते कि 7वें महीने की 8वीं तारीख को रात 3 बजे तुम क्या कर रहे होगे, तो मेरी डायरी तुम्हें बता देती मैं उस वक्त मुताला कर रहा हूँ। यानी मंसूबाबंदी प्लानिंग मेरे लिए सबसे अहम रही। पढ़ाई तो इसके बाद खुद ब खुद चलती गई। मेरी हर तालिब इल्म को, चाहे वो IAS की तैयारी कर रहा हो या प्राइवेट सेक्टर के लिए, यही सलाह होगी, मंसूबा बंदी कीजिए। आपको अगले 2, 3, 6 महीनों में क्या करना है ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, वरना क्या होता है, कोई फोन करता है, यार वो वाला चैप्टर बड़ा अहम है, और आप अपनी सारी प्लानिंग छोड़कर इस चैप्टर के पीछे लग जाते हैं। अगला मरहला ये है कि हर किसी को सब कुछ आना जरूरी नहीं होता, चीजों को तरजीह दें, मुझे कितने फीसद नंबर चाहिए, चलो अपनी अहम ताकत की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, बाद में जो वक्त बचेगा बाकी चीजें भी देख लेंगे। तो क्या आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में तरबियत के इब्तिदाई दिनों की कोई यादगार वाकया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मुझे आउटडोर सरगर्मियों का शौक था। फाउंडेशन कोर्स के दौरान एक बार हम ट्रैक पर गए। मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, लेकिन जिस ट्रैक पर हम चल रहे थे वो बहुत ही तंग था, तकरीबन 6 इंच चौड़ा, जहां बमुश्किल गेंद रखने की जगह हो। आपको पहाड़ को पकड़कर इससे चिपक कर चलना पड़ता है और आपकी पीठ वादी की तरफ होती है। अचानक मिट्टी खिसकने लगी और मैं नीचे गिरने लगा। मेरे साथ 2 बीच मैट्स थे जिन्होंने मुझे फौरन पकड़कर खींच लिया। मेरी जान बच गई, लेकिन इस वाकये के बाद मेरा एतमाद खत्म हो गया। जब एतमाद खत्म हो जाता है तो हर चीज से डर लगने लगता है। हॉर्स राइडिंग की क्लास, जो कि मेरे कमरे के बिल्कुल नीचे होती थी, मुझे अच्छी लगती थी। मिस्टर रंजियो दलाल, जो हरियाणा के DGP थे, अब रिटायर हो चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक बाइखलाक और शानदार अफसर। उन्हीं ने हमें ये भी सिखाया कि फोर्क और नाइफ कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों वो हमारे कोडार कट्टर भी थे। अब मुझे घोड़े पर चढ़ने से डर लगने लगा था। 6 फुट लंबा घोड़ा, नीचे राइडिंग ग्राउंड, और नीचे से दलाल साहिब की आवाज आती, उनकोर नीचे आजा। मैं डर गया, सोचने लगा अगर घोड़े ने गिरा दिया तो। इतनी अच्छी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब ये हो जाएगा। अब मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता निकालना था। 3 इंस्ट्रक्टर थे, उनमें से 2 हरियाणा से थे। तब तक मुझे हरियाणा कैडर अलॉट हो चुका था। मैंने दोनों को अलग ले जाकर कहा, भाई तुम लोग हरियाणा से हो? उन्होंने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, मेरी फैमिली भी हरियाणा में है। फिर मैंने पूछा, हरियाणा में कहाँ पड़ेगा? फिर कहा, मैं भी हरियाणा जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा, दलाल साहब जैसे ही आएंगे मैं अपनी शक्ल दिखाकर हाजिरी लगाकर फौरन दौड़ जाऊंगा, कर दोगे? उन्होंने कहा, कर देंगे। इस तरह 2 साल तक मेरी हाजिरी लगती रही, लेकिन मैं कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा। मेरे पास भी अपनी एक मंतिक थी जो मैंने दलाल साहिब को भी बताई। मैंने कहा, सर घोड़े तब इस्तेमाल होते थे जब जीप नहीं थी, सड़क नहीं थी। अब जीप चला लीजिए, मुझसे बेहतर कोई जीप नहीं चला सकता। लेकिन उनके पास इससे भी बेहतर मंतिक थी। उन्होंने कहा, भाई मैं घोड़े को सड़क पर चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एतमाद के लिए है कि तुम एक ताकतवर बेकाबू जानवर को काबू में रख सकते हो। यही एतमाद दिलाने के लिए ये सब है। तो हमारी ये कश्मकश चलती रही, लेकिन उनकी बहुत इज्जत है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी और पहली बार हकीकी जिम्मेदारी संभालने का तजुर्बा कैसा रहा? ये बहुत दिलचस्प है। मेरी पहली पोस्टिंग एक बहुत अहम सब डिवीजन में हुई थी और मैंने वहाँ इतनी तजावुजात देखी कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता था। मेरे सीनियर अफसर, जो हकीकत में बहुत ताकतवर अफसर थे, उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनके लिए मकामी सियासतदानों के साथ मामलात बनाना बहुत मुश्किल था। मुझे तजावुजात को साफ करना था। एक बात मैंने शुरू से ही तय की थी कि अगर मुझे कामयाब होना है तो चाहे वो सियासतदान हो या पुलिस, सबके साथ मिलकर चलना होगा। एक दिन मैंने सियासतदान
सियासतदान को फोन किया और कहा, क्या हम एक कप चाय पी सकते हैं? वो कहने लगे, जी हाँ, मुलाकात करते हैं, और 3 बजे से 3:30 बजे के दरमियान मुलाकात कर पाई। मैंने कहा, सर अब खुद ही देखें, बाजार की हालत ये हो गई है कि पार्किंग का तो सवाल ही नहीं, गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया है, तजावुजात हैं। वो कहने लगे, हाँ वो तो है। मैंने कहा, मुझे उन तजावुजात को तोड़ना है। उन्होंने कहा, नहीं कर सकते क्योंकि मेरे वोट मुतासिर होंगे। मैंने कहा, चलिए ऐसा करते हैं, अब सुबह 7 बजे कहीं बाहर दौरे पर चले जाएं और 3 बजे तक मैं इन तजावुजात को तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, कर लें। सुबह 7 बजे वो शहर से बाहर चले गए। 7:30 पर मैंने चार्ज लेकर सबसे पहले मकामी सियासी पार्टी के अहम लीडर की दुकान तोड़ दी। 12 बजे तक मैंने पूरा बाजार तोड़ दिया। 3 बजे सियासतदान आए और फिर उन्होंने 2 घंटे तक नारे लगाए, अनकावर गुप्ता मुर्दाबाद, जिंदाबाद, खून खराबा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर 7 बजे हम दोनों ने बैठकर चाय पी। इससे मुझे 2 अहम बातें सीखने को मिले। सबको साथ लेकर चलना और एतमाद के साथ चलना हमेशा बेहतर होता है। ये भी मालूम हुआ कि जो फील्ड की फीडबैक है वो सियासतदान के पास हमारे मुकाबले में ज्यादा सही और बेहतर होती है। मैं सोच रहा था कि मेरे पास से रिपोर्ट्स हैं, लेकिन सियासतदान वो आदमी होता है जो ग्राउंड से जुड़ा होता है, उसकी खबरें कभी गलत नहीं होती। ये मेरी पहली पोस्टिंग में सीखने को मिला। एक और बात सीखने को मिली, अगरचे ये गैर मुतल्लिका है। 3 हफ्ते बाद किसी ने मुझे फोन करके बताया कि मैं दिल्ली का फला मेंबर पार्लियामेंट हूँ, अपने एक पटवारी को चार्जशीट किया है, इसे ठीक कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मुझे नहीं पता कि कहां से इसको छठी हिस्स हो गई। मैंने इसका नाम भी चेक नहीं किया था। चंद दिन बाद रियासत के वजीर आला ने पाको कहा कि SDM साहब बात करना चाहते हैं, वजीर आला से बात करनी है। मैंने कहा, नंबर दे दें, मैं कॉल करूंगा ताकि ये तस्दीक हो सके कि ये वाकई वजीर आला है या नहीं। फोन काट दिया। 5 मिनट में फिर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने मुझे फोन किया और कहा, बेटा आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने पूछा, तुमने वजीर आला से बात क्यों नहीं की? तुम्हारी सिर्फ 2 माह की सर्विस है। मैंने कहा, सर मैं इनकी आवाज नहीं पहचानता, कैसे जानूं कि वो वजीर आला है? फिर डिप्टी कमिश्नर ने मेरे सामने वजीर आला को फोन किया और कहा, सर वो एक नौजवान लड़का है। वजीर आला ने इतनी मोहब्बत से कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसका एक बार धोखा हुआ था, इसलिए इसने मुझसे बात करने से इनकार किया। गौरव, हर दिन अब कुछ नया और दिलचस्प सीखते हैं। अपनी सर्विस के इब्तिदाई सालों में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा दरपेश पाया? चैलेंज गौरव आया नहीं। एक बात जो मैंने शुरू से ही अपनाई वो ये थी कि हर किसी को सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता। आज तक अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं क्लर्क के पास जाकर बैठता हूँ और कहता हूँ, भाई ये क्या चीज है, मुझे समझा दे। मुझे कभी ये एहसास नहीं होता कि अरे मैं अब भी सीख रहा हूँ। चाहे 35 साल की नौकरी हो चुकी हो, फिर भी ये कभी चैलेंज नहीं लगा। चैलेंज हद तक अवाम की तरफ से भी कभी नहीं आया। रहनुमा को तो मैंने सीधा कह दिया था, वहाँ से भी कुछ नहीं आया। तो अपने अवामी तमीरात, शहरी हवाबाजी, खुराक और रसद, ज़राअत और किसानों की फलाह जैसे मुतअद्दिद अहम महकमों में खिदमात अंजाम दी है। अब इतनी मुतनव्वे जिम्मेदारियों के साथ कैसे हम आहंगी पैदा करते हैं? गोराव, मैंने अभी ये शेयर किया कि मुझे सीखने में कोई शर्म नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि पहला महीना सीखने के लिए होता है। सीखने के बाद मेरे बुनियादी ख्यालात वाज़ेह हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हुकूमत का निज़ाम भी वैसा ही है। ये बुनियादी तौर पर किसी खास शोबे का मखसूस इल्म होता है और अगर आपका कोई जाती मुफाद ना हो तो अफसरान भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मदद करते हैं। क्या आप अपने दून मुलाजमत की कोई ऐसी मुतासिरकुन कहानी शेयर कर सकते हैं जिसने आपको अवामी खिदमत की ताकत का एहसास दिलाया हो? गोराया का बहुत इज्जत है। मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पर 3 बातें कहूँगा। पिलविल, मुबैला, सिरसा, तीनों जगहों पर मुर्दा जिस्म सड़क पर रखा था। रास्ता रोक कर फायरिंग हो रही थी, कोई भी आगे नहीं जा पा रहा था, लेकिन जिस एतमाद को मैंने बनाया था उन तीनों जगहों पर मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं एहतजाज करने वालों से बात करूंगा। पुलिस ने कहा साथ चलेंगे, मैंने कहा बिल्कुल अकेला जाऊंगा। वो कहते हैं अगर गोली मार दी, मैंने कहा अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो यकीनन गोली मार देंगे। अकेला गया था मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि इंसाफ होगा और हर जगह बुनियादी तौर पर यही होता है। मुर्दा जिस्म को जलाया नहीं जाता है, फिर ये एक मसला बन जाता है। हम चाहते थे कि पहले जिस्म का क्राइमिनेशन किया जाए, फिर हम मसाइल को देखेंगे, तो रास्ता खुल गया। मुर्दा जिस्म क्राइमिनेशन किया गया और मैंने अपने वादे को पूरा किया, यहाँ तक कि अगर मुझे
मुझे बड़े अफसरान से लड़ना पड़ा तो मैंने ऐसा किया। इससे मेरी शोहरत ने मुझे बहुत मदद। एक वाकया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हाँ, अगर वो कुछ कहते हैं तो वो इसे सच समझते हैं। एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो जो मैंने एकेडमी में सीखी। हमारे फौजी भाइयों को बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं। छठी में भी आधा वक्त सफर में लग जाता है। वो पहले ही बहुत परेशानी में होते हैं। कोई सर्दी में बैठा है, कोई ऐसा बैठा है। घर से एक भी चिट्ठी आ जाती है कि पड़ोसी तंग कर रहा है, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, पड़ोसी ने ये कर लिया, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो मेरा ये था कि अगर मेरे कमरे के बाहर मिलने वाले हैं, चाहे अब गुरा भी बैठे हों या कोई और MLA भी बैठे हों, और अगर एक फौजी आ जाए तो उसे टॉप तरजीह मिलेगी। दुआएं बहुत मिले। एक हकीकी मिसाल, मैं SDM के तौर पर पोस्ट था। मेरी बीवी को बच्ची की उम्मीद थी और वो PGI में दाखिल थी। रात के 07:00 बजे की बात है। इन दिनों मोबाइल नहीं होते थे। अचानक मुझे STD कॉल आई कि अब की बीवी और बच्ची दोनों चंडीगढ़ PGI में हैं। उनकी जान को खतरा है, उनकी जिंदगी का कुछ पत्ता नहीं। मैं रात 7 बजे वहां से रवाना हुआ। पिलवल से इन दिनों PGI पहुंचने में 7 घंटे लगते थे। रात को PGI पहुंचा। खुदा का बहुत करम था, दोनों बच गए। मुझे बाद में पता चला कि मेरे जाने के बाद SDM पिलवल की कोठी बहुत बड़ी होती थी। अब शायद डिप्टी कमिश्नर की हो गई होगी। 6-7 एकड़ की। हजारों लोग गांव के थे। सर्दी में दिसंबर का वक्त था कि जी मोमबत्ती लेकर बाकल मार कर बैठे रहे और खुदा से दुआ करते रहे, इससे बड़ा और क्या तोहफा मिलेगा IAS को। मेरी बीवी बच गई, मेरे बच्चे बच गए, बेटी बच गई और लोगों को अच्छा लगा होगा। ये कोई रैली नहीं थी कि पकड़ कर लाए होंगे, खुद आगे बैठे हुए थे। अब तक आपके लिए कौन सा किरदार सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लेकिन सबसे ज्यादा तसल्ली बख्श रहा है और क्यों? मैं इसे थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में कहूँगा। आप पूछ सकते हैं वो कौन सा शोबा है जिसमें काम करना मुझे वाकई पसंद है। वो है IT और काबिल तजदीद तवानाई। काबिल तजदीद तवानाई की जितनी पॉलिसियां हैं वो मेरी लिखी हुई है। शायद अगर आप गूगल पर साथ सर्च करें, चाहे वो सोलर पॉलिसी हो, बायोमास पॉलिसी हो, LED पॉलिसी हो या जो भी, ये सारी पॉलिसियां मेरी लिखी हुई है। मैं आज भी खुद को अपडेट रखता हूँ। हकीकत में मुझे लगता है कि मैं आज भी काफी IT से वाकिफ हूँ। तो एक इजाफी चीफ सेक्रेटरी का एक आम दिन कैसा होता है? कई पोर्टफोलियोज का इंतजाम करना कैसे होता है? आखिरकार गोराओ, अगर मुझे IAS को तारीफ करनी हो तो ये सिर्फ अहदाफ को हासिल करने का मसला नहीं है, बल्कि ये इंसानों के इंतजाम का मसला। जितनी भी स्कीमें हैं अब खुद उनको नाफिज करते हैं, अब दूसरों से उनको नाफिज करवाते हैं, अब लोगों के मसाइल हल करते हैं। ये इस बात पर मुनहसर है कि अब किस तरह लोगों का इंतजाम करते हैं, चाहे वो आपका जाती अमला हो। जाती अमला आम आवाम के लिए पहला राबता नुक्ता होता है। अगर आपका जाती अमला बदतमीज है तो आपकी शोहरत भी खराब होगी। इसी तरह अब किसी भी पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, DM या कोई भी काम, तो आपको दूसरों से ही लेना है। तो सबसे पहले यह है कि आप लोगों को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं। दूसरा यह है कि आप अपने टाइमलाइंस को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं। कुछ कहा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। जैसे मेरा एक बहुत वाज़े उसूल था कि मेरी मीटिंग्स 30 मिनट से ज्यादा नहीं चलेंगी। अगर ये ज्यादा हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि मैं अपने मौजू को नहीं जानता। मीटिंग से पहले मेरी इतनी तैयारी होती थी कि मैं खुद 2 घंटे लगाकर ये डिस्कशन पॉइंट्स और एक्शनेबल पॉइंट्स तैयार करता था और उन पर मैंने इनपुट लेनी होती थी कि भाई क्या तुम मुत्तफिक हो गए तो ठीक है, अब ये डेडलाइन खत्म। इस सफर ने आपको जाती तौर पर कैसे बदला है और जब आपने अपना सफर शुरू किया था, इस वक्त के मिस्टर उनकोर गुप्ता के मुकाबले में आज के मिस्टर उनकोर गुप्ता किस हद तक मुख्तलिफ है? गुस्सा बहुत कम हो गया है, एक कबूलियत आ गई है, एक वो कहानी है कि खुदा मुझे वो ताकत दे कि जो चीजें मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदल सकूं, जो चीजें मैं नहीं बदल सकता उन्हें कबूल करने की सुकून दे, और सबसे अहम इन दोनों के दरमियान फर्क जानने की हिकमत दे। तो गौरू, मैंने लोगों की अच्छाइयाँ देखी हैं, उनकी खामियां देखी हैं। ये देखा है कि कहाँ कुर्सी को सलाम किया जाता है, कहाँ आपको सलाम किया जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हाँ, एक पछतावा जरूर है। अगर आप डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या शायद किसी और पेशे या कारोबार में हूँ तो आप काम करते रह सकते हैं, लेकिन IAS में 60 के बाद आप क्या करेंगे? आप अभी भी जवान हैं, इस वक्त भी आपको किसी मकसद की जरूरत होती है। जैसा कि हमने तजावुजात के केस पर बात की थी, क्या कोई ऐसे वाकयात पेश आए जहां हुकूमत की तरफ से दबाव था और आपने इस मखसूस दबाव को कैसे संभाला? गौरव,
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, मैंने दोनों में काम किया है। दबाव तो हर जगह होता है। दो चीजें अहम होती हैं, एक, क्या आप दूसरों को कायल कर सकते हैं, और दूसरा, क्या वो ये यकीन कर लेते हैं कि आप खुद यकीन रखते हैं कि आप ये काम जरूर करेंगे। तब वो भी समझ जाते हैं कि ये करेगा, इस पर दबाव डालने की जरूरत नहीं। और ये बात जिंदगी के हर शोबे में लागू होती है। मेरा मतलब है कि किसी एक सर्विस को अलग ना करें। दबाव तो होता है, लेकिन आपको खुद पर एतमाद होना चाहिए। और हाँ, अगर आपका कोई जाती मुफाद नहीं है तो आप मजबूत पोजीशन में हैं, लेकिन अगर है तो आप कमजोर पोजीशन में होंगे। तो IAS अफसर बनने के बारे में लोगों का सबसे बड़ा गलत फहम किया है, वो नाकाबिले रसाई है। एक कामयाब ब्यूरोक्रेट बनने के लिए कुछ बुनियादी खूबियों का होना जरूरी है। जब कोई आपसे मिलने आए तो एक बार खुद को उसकी जगह रख कर देखें, क्योंकि एक दिन आप भी वहीं थे और एक दिन दोबारा वहीं हो सकते हैं। फिर आपको कैसा लगेगा जब आप किसी से मिलने जाएं और वो आपसे ना मिले, इज्जत से बात ना करे, आपकी बात सुनकर कोई अमल ना करे। तो आए ये ना भूलें कि हम कहां से आए थे और हमें कहां जाना है। कौन सिविल सर्विस में करियर बनाने पर गौर करे और कौन ना करे। जब मैंने अपना MBA मुकम्मल किया तो इस वक्त सबसे बेहतरीन कंपनी हिल थी, जो बाद में प्रोक्टर एंड गैम्बल बनी। एक सवाल था, जब मैं रात को थका हारा सोने जाऊं और अपने दिन पर नजर डालूं तो मैं क्या सोचूंगा कि आज मैंने 30,000 टूथपेस्ट और 1,000 लक्स साबुन बेचे। आज मैंने 2 नौजवान बेवा ख्वातीन की मदद की, जिनकी दुआएं मुझे सुकून और खुशी देंगी। अगर आपको अंदरूनी सुकून चाहिए तो तैयार रहें, लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे। हाँ, हम में खामियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। अगर हम अपना काम नहीं करते जबकि वो हमारा फर्ज था तो लोग गुस्सा करेंगे और वजह तौर पर। लेकिन इससे बढ़कर, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, 60 साल के बाद जब आपके पास इतना तजुर्बा हो तो आप क्या करेंगे। अगर आप खुद काम कर रहे हैं रोजाना 12 घंटे, तो आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं और कोई रिटायरमेंट नहीं। तो ये एक बहुत ही जाती फैसला है। और हाँ, एक वकार और मकाम जरूर होता है। सच कहूं तो वो वाकई कशिश रखता है कि करोड़ों की आबादी वाले मुल्क में अब चंद हजार अफराद में से एक हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है। UPSC की तैयारी के दौरान जो नौजवान मायूस हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है। सबसे पहले, अगर मेरे नौजवान बच्चे बुरा न माने तो अक्सर नौजवान सिर्फ समाजी दबाव की वजह से इस रास्ते पर आते हैं, चाहे वो रिश्तेदारों का दबाव हो या दोस्तों। दूसरा, अपनी सलाहियत को खुद जांचें। अगर आपको यकीन है कि आप ये कर सकते हैं तो ही आगे बढ़ें। तीसरा, एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखें। मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं कोटा कहीं और से ऐसी खबरें सुनता हूँ, IIT की तैयारी कर रहे हूँ या कुछ और। ये सब इतने ज़हीन और बासलाहियत नौजवान होते हैं, भारत का रोशन मुस्तकबिल। ये सही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी नौजवान नस्ल है, इतनी ज़हीन, इतनी मुतहर्रिक। एक किसी के दबाव में आकर मत करें। दो, ऐसी तैयारी करें जैसे आप उसे एंजॉय कर रहे हों। जैसे किसी ने कहा था, अपने काम को एंजॉय करो, अगर नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दो। तो दबाव में नहीं बल्कि खुशी के साथ तैयारी करें और बैकअप जरूर रखें। बस यही कहना था। सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करने का बेहतरीन तरीका क्या है? कोचिंग या खुद से मुताला। इसमें काफी कुछ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। गोरो बराहे क्रम उसे 18 से 24 महीने का अमल समझी। मंसूबा बंदी करें, चाहे इब्तिदाई महीने 3 लगें या 5, मंसूबा जरूर बनाएं। फिर फोकस करें। फोकस का मतलब क्या होता है? ये एक आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन इंसान को कुछ तफरी की भी जरूरत होती है। मेरे कमरे में किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं थी, हता कि मेरे वालिदैन को भी नहीं। अब मैं खुद को इनाम कैसे देता था? रात 2 बजे तक पढ़ता था, सुबह 7 बजे से दोबारा शुरू। कई महीनों तक इनाम क्या होता था? मैं शेव नहीं करता था, 5 दिन तक दाढ़ी बढ़ने देता था। सोचता, अगर ये चैप्टर मुकम्मल किया तो शेव करूंगा। मुझे दिन में 2 बार नहाना पसंद है, लेकिन कहता था जब तक ये मसला हल नहीं होगा, नहाना मना, चाहे बदन से बदबू आए। ये मेरा इनाम होता था। आपको खुद अपने लिए इनाम सोचना होगा, क्योंकि जैसे ही आप बाहर गए
तवज्जो बच जाएगी। तो मंसूबा बनाएं, खुद को इनाम दें और बराह करम आम हुजूम का हिस्सा ना बने। मुख्तलिफ बने। IAS के इंतखाबी अमल में इंटरव्यू के मरहले को कैसे अप्रोच करना चाहिए और कुन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कुन से बचना चाहिए, ये मेरी खुसूसियत है और ये मैं किसी को भी गारंटी से दे सकता हूँ, मगर मैं ये सिर्फ उसी शख्स को दूंगा जो वाकई संजीदा हो। अगर कोई तुम्हारे जरिए मुझसे राब्ता करे और मैं कायल हो जाऊं कि उम्मीदवार संजीदा है, तो मैं ये हुनर सिखा दूंगा। ये सबसे अहम खूबी है। ये बिल्कुल गोल्फ खेलने जैसा है। लोग लंबे शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं, 200 या 150 यार्ड मारते हैं, लेकिन आखिर में जब हॉल के करीब पहुंचते हैं तो वहां छोटे शॉट्स की अहमियत होती। 2 फुट के फासले पर ध्यान दो। ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है। मैं ये सिर्फ उसी शख्स से शेयर करूंगा जो वाकई संजीदा हो। हुक्मरानी के मुस्तकबिल की तश्कील में सिविल सर्वेंट्स क्या किरदार अदा करते हैं? गोरू, आज इतने सालों की सर्विस के बाद मेरी जाती राय ये है, मुस्तकबिल सिर्फ एक सिविल सर्वेंट तय नहीं कर सकता। ये सियासी हुक्मरानी, सिविल इंतजामिया और शहरियों का मुश्तरका इम्तिजाज है। सोशल मीडिया के जरिए जो शऊर आया है, हाँ, इसके मनफी असरात भी हैं, लेकिन ये एक मुश्तरका कोशिश है। अगर कहीं डिलीवरी नहीं हो रही तो एक आम शहरी भी घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से शिकायत कर सकता है या सोशल मीडिया पर बात रख सकता है। मैं जब कॉलेजों में जाता था तो कहता था ये मुक अच्छा है, लेकिन क्यों अच्छा है? मैं नहीं मानता कि सिर्फ हुआ आमिटी अच्छी है। असल फर्क लोगों में है। जिस दिन हम अपने मुल्क से मोहब्बत और इज्जत करना सीखेंगे, हम दुनिया के बेहतरीन बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। अगर आपने वहाँ की सड़कें देखी हों तो अंदाजा होगा कि लोग कितने साफ रखते हैं। हर कोई अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखता है। कोई भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकता। घरेलू कचरा अलहदा करके ठिकाने लगाते हैं। उन्हें फख्र महसूस होता है, ये हमारा शहर है। अगर यही जज्बा पूरे मुल्क के लिए हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। मैंने कई ममालिक देखे हैं गोरू, लेकिन जितनी कुदरती खूबसूरती हमारे मुल्क में है, कहीं नहीं। असल मसला हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या वसाइल का नहीं, बल्कि खुद नज्म व ज़ब्त का है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल बहुत पुरुम्मीद है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। स्टार्टअप कल्चर, मईशत में तरक्की, ये सब हमारे नौजवान कर रहे हैं। खास तौर पर वो नौजवान जो अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलते मगर जज्बा रखते हैं। वो दुनिया भर में मुकाबला करने के काबिल है। इसलिए मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल से बहुत पुरुम्मीद हूँ। हुकूमत में 30 साल से जायद काम करने का सबसे बड़ा सबक या तजुर्बा किया रहा। मैं गोरू एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ और मोरनी जैसे एक छोटे पहाड़ी कस्बे में अचानक लोगों को मालूम हुआ कि एक साधु आए हैं। कहा गया कि उनके लिए मुस्तकबिल कोई राज नहीं है। अब जो चाहे पूछें, वो जवाब देंगे। एक नौजवान जो होशियार और थोड़ा शरारती था, बिल्कुल अब की तरह, उसने सोचा कि चलो बाबा को बेवकूफ बनाते हैं। उसने एक छोटा कबूतर हाथ में लिया, इसकी गर्दन पर अंगूठा रखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बाबा से पूछा, बाबा क्या आप बता सकते हैं कि ये कबूतर जिंदा है या मुर्दा? नौजवान ने सोचा, अगर बाबा कहेगा जिंदा है तो गर्दन दबाकर मार दूंगा, अगर कहेगा मर गया तो हाथ खोलूंगा और वो अलिफा हो जाएगा। बाबा ने इसे देखा, मुस्कराए और कहा, बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे अपने हाथ में है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। हमारे मसाइल का हल हमारे अपने हाथ में है। हम खुद गलतियां करते हैं, फिर हुकूमत को इल्जाम देते हैं। हुकूमत से सब कुछ तवक्को करते हैं, हालांकि हुकूमत तो हमने खुद बनाई है। हमें अपने फराइज अदा करने चाहिए। हम हमेशा बुनियादी हुकूक की बात करते हैं, लेकिन बुनियादी फराइज कौन पढ़ता है? अगर हम अपना फर्ज निभाएं तो हुकूमत से शिकायत का हक बनता है। ये एक जबरदस्त सफर रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों की मोहब्बत भी मिली, गालियां भी जो मिलनी भी चाहिए, ये काम का हिस्सा है। आखिर में मैं दोबारा कहता हूँ, मुझे अपने मुल्क पर फख्र है
और मैं उसका मुस्तकबिल रोशन देखता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत ब्यूरोक्रेट्स के किरदार को बदल देंगे? ज़ाती तौर पर मैं मसनूई ज़हानत AI के हक में नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन AI नहीं। आप अपनी ज़हनी सलाहियतें AI को दे रहे हैं जो हर बारीकी को नहीं समझ सकती। और गौरव, अगर आप पढ़ें, चाहे वो फिक्शन की किताबें ही क्यों ना हों, मुझे डर लगता है। अपनी अगली नस्ल के लिए डर लगता है। जब तक आप इस सतह तक पहुंचेंगे, शायद हम ना हों। AI को हमारा आला होना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि ये हमारा मालिक बन जाएगा। यही बात मुझे खौफजदा करती है। अब रिपीट राउंड है, एक लफ्ज जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के सफर को बयान करता है, एक सीखने का अमल। एक IAS अफसर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमदर्दी / रहम। हर सिविल सर्विस के उम्मीदवार के लिए आप कौन सी किताब तजवीज करेंगे? मेरा आखिरी इंटरव्यू। आपके करियर का सबसे मुश्किल फैसला कौन सा था जो आपने किया? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। क्या तुम्हें कंधार हाईजैकिंग याद है? इसके कुछ महीने बाद में डिप्टी कमिश्नर था। मुझे एक स्टेशन कमांडर की कॉल आई, एक और जहाज हाईजैक हो गया है। अब क्या करें? मैंने अपने फौरी बॉस को फोन किया। रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था। उन्होंने कहा, मैंने ऊपर वालों से बात की है, मैंने सबसे आला अफसर से भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम कमिश्नर हो, फैसला करो। मुझे पता था कि जो भी फैसला करूंगा मैं ही पकड़ा जाऊंगा। अगर जहाज लैंड करता और मैंने जाने दिया तो मेरी गलती। मैंने एयरफोर्स के स्टेशन कमांडर से पूछा। उन्होंने कहा, नहीं, अब जिला के सरबराह हैं, फैसला आपको करना है। अगर मैं कहता फायर करो तो कई लोग मर जाते, फिर भी मैं जिम्मेदार होता। तब तक रात के 1:35 बज चुके थे। मुझे वक्त अच्छी तरह याद है। मैंने स्टेशन कमांडर को कॉल किया जो बाद में चीफ ऑफिसर बने। मैंने कहा, ठीक है, मैं फायर टेंडर्स, एम्बुलेंसेस भेज रहा हूँ। आपका काम है जहाज पर हमला करें। हो सकता है चंद लोग मर जाएं, लेकिन बाकियों को बचाना है। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। तो चाय काफी, क्योंकि चाय में बहुत सी बारीकियां होती हैं और कोई नहीं जानता कि एक बेहतरीन कप चाय कैसे बनाई जाए। कॉफी तो बस काफी है, इसे बदला नहीं जा सकता। अगर मैं कहूँ कि खुद को एक लाइन में बयान करो तो वो लाइन क्या होगी? निचली सतह के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं। तो आखिरी सवाल, आप उन नौजवानों से क्या कहेंगे जो हुक्मरानी और अवामी खिदमत में मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं? ये अच्छी तरह जान ले कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। वो ज़ाती फ़ायदे के लिए, वक़ार के लिए, अवामी खिदमत के लिए, ताकि आपको मायूसी ना हो। और अगर आप किसी भी शोबे में ज़हीन और काबिल हैं तो बरा करम हुकूमत से बाहर भी खुद को नुमाया करें। मिस्टर उनकोर गुप्ता का सफ़र उन बेशुमार नौजवानों के लिए एक तहरीक है जो कौम की खिदमत का ख्वाब देखते हैं। हुकूमत के तई उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, मुख्तलिफ किरदारों में उनकी मुआफ़क़त की सलाहियत और अवामी खिदमत के लिए उनका गहरा जज्बा उन्हें एक शानदार रहनुमा बनाता है। आज हमारे साथ अपने कीमती तजुर्बात और ख्यालात शेयर करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। एक ज़बरदस्त मेंटोर। हम ऐसे रहनुमाओं का जश्न मनाते हैं जो दुनिया को तश्कील दे रहे हैं और आने वाली नस्ल को मुतासिर कर रहे हैं। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगली बार तक बाहौसला रहें, पुरज़्म रहें और हमेशा मुस्तकबिल पर यकीन रखें। सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसर्रत।